Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel. I am Shalu Sharma, Assistant Professor of Child Health Nursing. कल मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में आपका डिस्कस किया था रिगार्डिंग वीनिंग डाइट। वीनिंग क्या होती है, हमें बच्चे को कब से वीनिंग डाइट पे डालना चाहिए और क्या क्या खिलाना चाहिए, किस टाइम पे खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए उसके नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपका डिस्कस करने जा रही हूँ आर्टिफिशियल फीडिंग, जिसे हम सप्लीमेंट्री फीडिंग भी बोलते हैं। और आर्टिफिशियल फीडिंग कब करवानी चाहिए, किन सिचुएशंस में करवानी चाहिए और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने चाहिए आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते टाइम, ये सब चीज़ें मैं आपका इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ पहले तो आप वीडियो एंड तक देखें सो दैट आपको कंटेंट समझ में आए अच्छे से। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स और सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल SS Pediatrics or like the video and don't forget to press the bell icon. So let's start with today's topic, that is artificial feeding and supplementary feeding. Start with the artificial or supplementary feeding topic. Start with the introduction. तो आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होता है हमारे पास? आर्टिफिशियल फीडिंग मीन्स अगर हमारे पास मदर अवेलेबल नहीं है और मदर का ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स मदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है बेबी को, तो उस टाइम पे जो है वो हम बेबी को आर्टिफिशियल फीडिंग पे डालेंगे। आर्टिफिशियल फीडिंग शुड बी स्टार्टेड ओनली इफ़ मदर इज़ अनअवेलेबल टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। मदर हमारे पास अवेलेबल नहीं है बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। Then mothers who are not motivated for breastfeeding may use this as an excuse for top feeding their babies। और ऐसी मदर्स जिनको हमने मोटिवेट नहीं किया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जो है वो मदर्स को मोटिवेट करना है और हमें अवेयर करना है, हमारी पॉपुलेशन को मदर्स को अवेयर करना है रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वीनिंग एट द एग्जैक्ट डेट टाइम और एज ऑफ द बेबी। सो that is very important to make the population aware and motivate the mothers to breastfeed। सो वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो मदर्स जो हैं जिनको हमने प्रॉपरली मोटिवेट नहीं किया होता है, जो मोटिवेटेड नहीं होती हैं अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, ठीक है, तो वो एक तरह से एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, टॉप फीडिंग बहुत अच्छी है, हमें जो है वो बेबी को आर्टिफिशियल फीडिंग पे ही डालना है। नेक्स्ट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग मीन्स टू फीड द चाइल्ड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। जब हम एक बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ और चीज़ फीड करवाते हैं दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल फीडिंग। उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास? इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट। ब्रेस्ट मिल्क की जगह हम कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिल्क, जैसे कि हम काऊ का मिल्क यूज़ कर लेते हैं, बफेलो का, और कमर्शियली अवेलेबल जो भी हमें मिलता है, कोई ड्राइड होल मिल्क अगर हमें मार्केट में मिलता है तो वो भी हम बेबी को डाइल्यूट करके दे देते हैं। नेक्स्ट इज़ द एम्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। ठीक है, तो हमारा अगर हम आर्टिफिशियल फीडिंग, मैंने कहा कि वैसे हमें देना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मदर का ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को, बट फिर भी कुछ एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि मदर अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है, तो कुछ एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल फीडिंग बेबी को प्रोवाइड करना पड़ता है जस्ट टू मेक द सर्वाइवल ऑफ द बेबी। बेबी को सर्वाइव करने के लिए फीड करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हमें माइंड में रखने, क्या हमारा मेन एम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए? फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड द एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट। ठीक है, तो अगर हमें ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, हमने अपनी पूरी ट्राई कर ली, ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव तो ये है कि बेबी को पहले सर्वाइव करवाना है, तो उसका न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो आर्टिफिशियल फीडिंग बेबी को देना पड़ता है। देन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रेस्ट मिल्क एंड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्सीमेटली एज सेम एज ब्रेस्ट मिल्क। हमारा दूसरा एम ये भी होना चाहिए कि बेबी का जो न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करना है, या जो भी हम उसको टॉप फीडिंग में कुछ भी सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के अलावा, ठीक, तो वो चीज़ जो है वो मैक्सिमम लेवल पे सेम होनी चाहिए इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिमिलर टू द ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट इज़ टू फुलफिल द नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आर द इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग। ठीक है, तो ऐसी क्या सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, ठीक है, तो उन कंडीशन में जो है वो हमें आर्टिफिशियल फीडिंग को प्रोवाइड करना चाहिए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेशन। सो फर्स्ट है हमारे पास डेथ और अब्सेंस ऑफ मदर। अगर
ड्यू टू सम रीज़न कुछ एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि मदर की डेथ हो जाती है या मदर उसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो उस एक सिचुएशन में बेबी का सर्वाइवल को माइंड में रखते हुए, ठीक है, बेबी का सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है, उसको माइंड में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल फीडिंग को प्रोवाइड कर देना चाहिए। एंड प्रोलॉन्ग मैटरनल इलनेस, मे बी शायद मदर को कोई ऐसी इलनेस है जो बहुत टाइम तक चलेगी और मदर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, वो कुछ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जिसकी वजह से वो बेबी को टाइम टू टाइम फीड नहीं करवा सकती, तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल फीडिंग दे सकते हैं। और कंप्लीट फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, या ड्यू टू सम रीज़न मदर को जो है वो सब कुछ ट्राई करने के बाद भी मदर को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो भी वो हम आर्टिफिशियल फीडिंग पे बेबी को डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द अब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन के अंदर मदर है या मदर का कुछ ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल कुछ कीमोथेरेपी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ और ड्रग्स का ट्रीटमेंट मदर को दे रहे हैं, ठीक है, जिस कंडीशन में मदर को बिल्कुल ही मना कर दे कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीड ना करे, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट बेबी के ऊपर भी पड़ सकता है, तो उस एक सिचुएशन में भी हम बेबी को आर्टिफिशियल फीडिंग पे डाल सकते हैं। देन एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो सपोज को अगर मदर अवेलेबल नहीं है या मदर इल है, मदर बार बार नहीं जा सकती बेबी के पास, तो हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क मतलब खुद से मैनुअली मदर की ब्रेस्ट से विद द हेल्प ऑफ मैनुअली अपने हाथ से भी जो है वो स्क्वीज़ करके मिल्क को निकाल सकते हैं, या ब्रेस्ट पंप की हेल्प से भी मदर की ब्रेस्ट से मिल्क निकाल सकते हैं, बट वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब भी हमें आर्टिफिशियल फीडिंग बेबी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग द इंसिडेंस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से डे बाय डे जो है वो आर्टिफिशियल फीडिंग का जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। डे बाय डे लोग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं करवाना चाहते और आर्टिफिशियल फीडिंग की तरफ ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, तो किसका इंटरेस्ट? मदर का इंटरेस्ट, ठीक है, कि बेबी को जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, और उनके रॉन्ग बिलीव्स हैं, वो इग्नोर करना चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए बेबी को। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग मदर्स, ठीक है, नाउ डेज इतना जो ट्रेंड हो चुका है कि मदर्स भी हैं जो वर्किंग होती हैं, तो इतना उनके पास जो है वो ज़्यादा टाइम तक बेबी के साथ नहीं रह पाते हैं कि बेबी को वो ब्रेस्ट फीड करवा सके। एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, डे टू डे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, और ईज़िली जो है वो हमारे पास जो है वो मदर मिल्क के अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, तो वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, ठीक है। एंड पब्लिसिटी जो हो रही है एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है बेबी की ग्रोथ के लिए, ये मिल्क ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये फार्मूला फीड करो, तो वो ज़्यादा लोग जो है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है हमारे बेबी को फीड करवाने के लिए। नेक्स्ट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, अगर हम बेबी को आर्टिफिशियल फीडिंग करवा रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल्स हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट है द डिसीजन ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल फीडिंग मस्ट बी टेकन आफ्टर द फेलियर ऑफ ऑल एफर्ट्स टू द ब्रेस्ट फीड द बेबी। पहले हमारे पास हमने अपना पूरे एफर्ट्स डालने हैं कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हम बेबी को ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर सके, अगर नहीं हो रहा है तब हम चाहे वो आर्टिफिशियल फीडिंग पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज़ फीडिंग शुड बी गिवन बाय स्पून एंड बॉल और कप और ग्लास, ठीक है, तो स्पून के साथ हमें फीड करना है बेबी को, या कप या ग्लास के साथ फीड करना है, और अगर बेबी सिक है या प्रीटर्म बेबी हमारे पास है तो उसको हम ड्रॉपर की हेल्प से भी आर्टिफिशियल जो फीड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन बॉटल फीडिंग को हमने अवॉइड करना है, मदर्स को एक्सप्लेन करना है, उनको एजुकेट करना, अवेयर करना है रिगार्डिंग द हज़ार्ड्स ऑफ बॉटल फीडिंग, ठीक है, क्योंकि बॉटल फीडिंग का फिर ज़्यादा कॉन्टेमिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें हमें प्रॉपर क्लीननेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको बॉयल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है, नियर अबाउट 10 मिनट्स के लिए हमें बॉटल को बॉयल करना चाहिए, 2 मिनट्स के लिए बॉटल के नीपल को बॉयल करना चाहिए, फिर प्रॉपरली हैंड वॉशिंग और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें मिल्क को प्रिपेयर करके बॉटल में डाल के फिर बेबी को फीड करवाना चाहिए। तो वो अगर किसी से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो फिर हम खुद ही बेबी को जो है वो कॉन्टेमिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मिल्क लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस फीड शुड नॉट बी यूज्ड अगेन, अगर हम बेबी को कुछ फीड कर रहे हैं, एक बार हमने बॉल में कोई मिल्क बेबी को फीड करवाने के लिए ले लिया है और स्पून से वो बेबी को फीड करवा रहे हैं और वो बाद में कुछ मिल्क बच जाता है, बेबी रिफ्यूज़ कर रहा है फीड करने के लिए, तो वो मिल्क जो है वो हमें बेबी को 5 to 10 मिनट्स के अंदर देना है, दैन इट्स ओके, बट अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो फिर हम उसको नेक्स्ट फीड के लिए बेबी को ऑफ़र नहीं करेंगे।
नेक्स्ट, करेक्ट टेक्निक ऑफ फीडिंग टू बी फॉलोड। करेक्ट टेक्निक हमें फीडिंग का फॉलो करना है बेबी को, ठीक है। प्रॉपर पोजीशनिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बेबी को बार बार हिला रहे हैं और फीड करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे बेबी जो है वो अपसेट होगा, इरिटेट होगा और वो रिफ्यूज़ करेगा फीडिंग के लिए। एंड द मिल्क शुड बी वार्म, नॉट टू हॉट और कोल्ड। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वार्म। और एन एवरेज अगर हम लेके चलें तो नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स जो है वो एक बेबी ले लेता है अपना, जो भी उसके लिए हमने क्वांटिटी सेट की होती है फीड की, तो उसको फीड करने के लिए, तो वो हमें प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम उसको देना है। देन नंबर ऑफ फीड कैन बी 6 to 8 टाइम्स इन इन्फेंट एंड 3 to 5 टाइम्स इन ओल्डर बेबीज़। हाइजेनिक मेजर्स, जैसे मैंने कहा, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, हाइजेनिक मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें प्रॉपर्ली हैंड वॉशिंग, क्लीनिनेस प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जब भी बेबी को आर्टिफिशियल फीड प्रिपेयर करेंगे। एंड इफ़ ड्राइड मिल्क इज़ यूज्ड इट शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चर। तो जो भी अगर हम ड्राइड मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पाउडर मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो पैकेट होगा उसके बाहर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ 1 स्कूप ऑफ दिस एंड एड 30 ml ऑफ वाटर, 20-40 जितना भी है, तो वो हमें उसमें ऐड करके फिर हमें बेबी को देना चाहिए। एंड बर्पिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमें बेबी को बर्पिंग करवानी चाहिए। बर्पिंग जैसे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज, जैसे बेबी को डकार दिलवाते हैं, ठीक है। तो बेबी को हमें अपराइट पोजीशन पे ऐसे होल्ड करना है अपने चेस्ट के साथ, ठीक है, और बेबी को वहाँ पे हमें जो है वो उसकी बैक पे जो है वो हमें उसको बर्प दिलवाना है। अलाउ टू पुश आउट द स्वैलोड एयर, प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। क्योंकि जब भी बेबी फीड करते हैं, चाहे बॉटल से कर रहे हैं या स्पून से कर रहे हैं, तो वो फीड करते टाइम जो है एयर को भी स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है उस टाइम पे बेबी भी जो है वो ब्रेस्ट फीड करते टाइम भी जो है वो एयर को स्वेलो कर लेते हैं। अगर बेबी की प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है और उसका जो है वो माउथ को प्रॉपर्ली उसने अटैच नहीं किया है निप्पल के साथ, तो वहाँ पे क्लिक क्लिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे किसी का सक्शन टूटता है वैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बेबी का सक्शन टूट रहा है और बेबी कहीं ना कहीं एयर भी स्वेलो कर रहा है। तो एट लास्ट अगर बेबी ने ज़्यादा एयर स्वेलो कर लेंगे तो बेबी वॉमिट आउट भी कर सकता है और उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए हमें बेबी को आफ्टर ईच फीड जो है वो बर्पिंग करवाना चाहिए। देन चॉइस ऑफ मिल्क हम क्या यूज़ कर सकते हैं अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। जैसे हम आर्टिफिशियल फीडिंग में डिस्कस करें तो काऊ मिल्क, फॉर्मूला मिल्क और बफेलो मिल्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या माइंड में रखने चाहिए, यूज़ कटोरी, स्पून और कप फॉर फीडिंग, अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। एंड अवॉइड यूजिंग बॉटल फॉर फीडिंग विच इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एंड इफ़ यूज, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें ग्लास बॉटल्स जो है वो प्रेफर करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स। एंड क्लीन फीडिंग वेसल्स एंड रबर टीट्स यूजिंग बॉटल ब्रश के साथ हम उसको प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे और फ्रेश क्लीन वाटर के साथ आफ्टर ईच फीड के बाद हम उसको क्लीन कर रहे हैं। बॉटल एंड निप्पल नीड टू बी स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग बिफोर ईच फीड एंड बॉयल द रबर टीथ फॉर 1 to 2 मिनट्स ओनली। एंड बॉटल को हम बॉयल करेंगे एटलीस्ट 10 मिनट्स, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। एंड कीप द बॉटल्स एंड द निपल्स इन कवर्ड कंटेनर टिल दीज आर यूज, ठीक है। तो हम उसको प्रॉपर्ली कवर, यानी कि बॉयल कर दिया और पैन में ही रखा है और उसको कवर नहीं किया, ठीक है, तो कवर करना है उसको प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ मिल्क। अगर हम जैसे काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क बेबी को दे रहे हैं, ठीक है, गाय का दूध या भैंस का दूध अगर हम बेबी को दे रहे हैं फीड करवाने के लिए, तो उसको हमें प्रॉपर्ली बॉयल करना है। बॉयल करने से क्या होता है, जैसे मिल्क में हमारे पास एक प्रोटीन होती है दैट इज़ नोन एज कैसिन प्रोटीन हम उसको बोलते हैं। तो वो अगर बॉयल करेंगे मिल्क को तो वो एक फॉस्फो प्रोटीन होती है, तो वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाती है और बेबी के लिए ईजिली हो जाता है उसको डाइजेस्ट करना। और अगर हम कॉमर्शियली अवेलेबल जैसे ड्राइड पाउडर मिल्क जो हमारे पास अवेलेबल होगा, अगर मार्केट से हम लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ अगर हमें बेबी को देनी है तो उसको भी हमें प्रॉपर्ली एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आर द फीड रिक्वायरमेंट कितनी होती है बेबी के अकॉर्डिंग टू द एज, और उसकी नीड ऑफ फीड कितनी है पर 24 आवर्स में और कितना अमाउंट में हमें फीड करना चाहिए। तो दैट इज़ नियर अबाउट एट बर्थ पे जो बेबी होगा उसको हमें 6 to 10 टाइम्स फीड करना चाहिए, ठीक है। और बर्थ टू डे 3 तक जब बेबी का हो जाएगा तो बेबी विल बी नीड फ्रीक्वेंट फीड उसको चाहिए होती है, ठीक है। नियर अबाउट 15 to 60 ml तक उसको देना पड़ता है हमें, ठीक है, 6 to 10 टाइम्स in 24 hours. Then 2 weeks to 1 month at least 6 to 10 times in 24 hours, that is about 60 to 120 ml. And 1 to 2 months 6 to 8 टाइम हम देंगे, कितना देंगे 80 to 120 ml.
हर बार जब भी दे रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 60 ml, उसके वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अप टू 10 kg का बेबी होता है तो 1 kg के लिए हमारे पास 100 ml की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेबी के वेट के अकॉर्डिंग, वो पूरे डे का उसका फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। देन 3 to 5 मंथ्स के लिए जो बेबी होगा एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स हमें उसको फीड करना है, एंड नियर अबाउट 150 to 180 ml। एंड 6 to 8 मंथ्स के लिए 4 to 5 नियर अबाउट 180 to 240 ml। 9 to 11 मंथ्स 3 to 4 टाइम्स नियर अबाउट 180 to 240 ml। एंड 12 मंथ्स 3 टाइम्स नियर अबाउट 180 ml। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चे का एज इंक्रीज हो रही है, जो नंबर ऑफ फीड्स है वो हम कम कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं फीड को। नेक्स्ट आर द हजार्डस फैक्टर्स रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल फीडिंग, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हम अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं कि मदर का मिल्क कहीं ना कहीं से बेबी को अवेलेबल हो सके, क्योंकि वही बेबी के लिए बेस्ट फीड है। बट अगर अवेलेबल नहीं होता है तो बेबी का न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसका सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए हमें आर्टिफिशियल फीडिंग पे डालना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कुछ ना होने से कुछ अच्छा होता है, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि इसके कुछ हजार्डस इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे डेंजर ऑफ कॉन्टेमिनेशन। मैंने कहा कि अगर हम बॉटल फीडिंग करवा रहे हैं, कटोरी स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो हमें उनको प्रॉपर्ली अपने हैंड वॉशिंग और वो यूटेंसिल्स का हैंड वॉशिंग, उनका वॉशिंग और प्रॉपर्ली उनको क्लीन करना, ड्राई करना, ठीक है, उनको स्टराइल करना, बॉयल करना, तो वो सब चीज़ें हमें प्रॉपर्ली करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ वो हम कहीं ना कहीं से खुद ही बेबी को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो है कि चलो उसके अंदर हर एक चीज़ है, बट जैसे है कि हाँ काऊ का मिल्क है, बफेलो का मिल्क है, तो वो चीज़ उनके बेबी के लिए, मतलब उनके बच्चों के लिए है, या एडल्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। बट फिर भी हम क्या करते हैं, बेबी को देते हैं कुछ लेवल तक डाइल्यूट करके स्टार्टिंग फेजेस में, ठीक है, तो फिर भी बच्चे उसको डाइजेस्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं बेबी को जैसे मदर के मिल्क में हर एक चीज़ होती है, तो वो उतना लेवल पे जो है वो इन काऊ और बफेलो के मिल्क में, कमर्शियली अवेलेबल जो हमें पाउडर मिल्क मिल रहा है उसमें नहीं होगा। इसलिए जो है वो बेबी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, क्योंकि बेबी को डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा तो उसको जो है वो इन्फेक्शन के होने के चांसेस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आर द लॉन्ग टर्म सीक्वल ऑफ एक्सक्लूसिव आर्टिफिशियल फीडिंग लीड्स टू। लॉन्ग टर्म इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है बेबी को, क्योंकि जो ये काऊ बफेलो का मिल्क होता है इनमें लैक्टोज शुगर होती है, तो ज़्यादा टाइम तक उसको वही चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको लैक्टोज शुगर के लिए इंटॉलरेंस हो जाएगी उसकी बॉडी में। ओबेसिटी हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसमें बेबी का, क्योंकि मदर के मिल्क में इतना लेवल पे ज़्यादा नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट या फैट सब चीज़ें, बट जो काऊ का मिल्क है, बफेलो है, या हम जो बाहर से ड्राई पाउडर मिल्क लेके आ रहे हैं, उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं, नो डाउट, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लेटर ऑन जाके जो है वो बेबी का डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, और वो बेबी के आर्टरीज के इन एंड आउट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। देन पुअर लर्निंग एबिलिटीज़ उसकी होंगी, एंड पुअर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो पुअर लर्निंग एबिलिटीज़ मीन्स कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे भी पड़ रहा है, और एक उसका जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक वो बेबी जो मदर उसको खुद ब्रेस्ट फीड करवा रही है, उसकी ब्रेस्ट से अटैच हो रहा है बेबी, ठीक है, एक बॉन्डिंग बन रही है मदर और बेबी के बीच में, ठीक है, तो वो उस बेबी में नहीं बन पाएगी जो बॉटल से फीड कर रहा है या स्पून से फीड कर रहा है, उसको तो कोई भी फीड करवा देगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक हो जाता है, और कहीं ना कहीं जब हर एक चीज़ों का प्रॉपर अमाउंट में उसकी बॉडी में जाएगा तो वो इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके स्किल्स भी अच्छे से इंप्रूव होंगे। बट जो बेबी जिसका पहले ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही हैं, हम उसको चाहे वो आर्टिफिशियल फीडिंग पे डाल दिया है, उसके इंटेलेक्चुअल भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पुअर लर्निंग एबिलिटीज़ भी उन बच्चों में हो सकती हैं। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी एंड फैमिली डिस्ट्रप्शन, ये भी आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि जो मदर्स बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्पैक्ट ऐसा बनता है, ये मैं लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो एक हार्मोनल इम्पैक्ट ऐसा बनता है कि जिसकी वजह से मदर जो है वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। बट जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे और ये आर्टिफिशियल फीडिंग को हम स्टार्ट कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, वो जल्दी ही कंसीव कर देंगे, दैट मीन्स वो फ्रिक्वेंटली प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और उनका फैमिली डिस्ट्रप्शन मीन्स ज़्यादा लॉन्ग फैमिली, लार्ज फैमिली हो जाएगी, तो वो किसी भी बेबी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे, खुद की हेल्थ भी उनकी जो है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म सीक्वल ऑफ एक्सक्लूसिव आर्टिफिशियल फीडिंग. So this is all about my today's topic.
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।